आज की इस क्लास में हम एक बहुत उपयोगी चीज लेकर के आए हैं, वह है व्याख्या खंड। ये व्याख्या खंड क्लास 11 से चालू होकर के और लगभग एमए फाइनल तक आपके जो है जीवन में रहते हैं पढ़ाई करते वक्त, और ये अंक प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण खंड होता है। व्याख्या खंड यद्यपि दोनों पेपर में आता है, पहले पेपर में भी आता है और दूसरे पेपर में भी आता है, और लगभग 40 अंक तक का आता है। इस बार ये कितने अंक का आएगा ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कोरोना के कारण, परंतु आएगा जरूर। ये क्वेश्चन के एक टाइप का पैटर्न है व्याख्या खंड। हम अपने प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो यह काव्यांश के रूप में आपके यहाँ आता है कि जैसे कोई भी कबीर जैसे हमने पढ़ा तो मैं उसी के बारे में बताऊंगी। कबीर के 2 दोहे दे दिए गए, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और दुई पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। एक ये दोहा दे दिया, एक कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चिनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। ये 2 दोहे देकर के प्रश्न आता है कि इस काव्य खंड की व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये अंक प्राप्ति की दृष्टि से और परीक्षा का ये पैटर्न है व्याख्या खंड, तो उस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अधिकांश बच्चों को जो है इसको लिख तो लेते हैं, परंतु यदि हम इसको समझ ले रहे हैं तो आपके सामने भविष्य में कोई भी काव्यांश आ जाए, काव्य खंड आ जाए, तो आप उसकी व्याख्या सहज ही कर सकते हैं। तो आज मैंने इसी महत्वपूर्ण बिंदु को जो है आपके सामने लेकर के आई हूँ कि आपको व्याख्या कैसे की जाए ये सिखाया जाए। व्याख्या खंड के अंतर्गत प्रथम पेपर में जैसे हमने अभी तक कबीरदास पढ़ा है, कबीर के 2 दोहे देकर के प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित दोहों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये व्याख्या खंड है क्या? इसका एक निश्चित पैटर्न होता है। हालांकि किसी भी चीज़ का एक निश्चित पैमाना तो नहीं है, परंतु फिर भी जैसा कि हम पढ़ते आए हैं ये लगभग 4-5 बिंदुओं में बटा हुआ होता है। तो पहला जो है हम व्याख्या खंड जब उसको सॉल्व करने लगते हैं तो उसको 4-5 भागों में बांट लेते हैं। तो पहला भाग होता है प्रसंग। अब बच्चों के सामने ये मुसीबत आती है कि प्रसंग में क्या लिखा जाता है। तो प्रसंग में हमें क्या लिखना चाहिए? हमेशा पुस्तक, कवि, कविता, इनका नाम लिखना चाहिए। यानी कि ये कौन सी पुस्तक का नाम लिखना चाहिए? प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य नामक की पुस्तक है। कवि कबीरदास होंगे और कविता का नाम जैसे गुरुदेव को अंग, भेष को अंग, विरह को अंग, फुटकर पद, ये प्रसंग में सिर्फ इतना ही लिखा जाता है। उसके बाद में दूसरा संदर्भ आता है, वह संदर्भ लिखा होगा और आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखना होगा। संदर्भ के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? वह स्थल जहाँ से ये काव्यांश लिया गया है, किस संदर्भ में लिया गया है। तो कहने का आशय क्या है कि जैसे मैं आपको 2 उदाहरण से समझाऊंगी। जैसे कबीरदास के बाह्य आडंबर जो है उसके 2 दोहे लिए गए हों, तो बाह्य आडंबर के बारे में लिखा जाएगा कि कवि कबीर के प्रस्तुत काव्यांशों को कवि ने उस स्थल से चुना है जहाँ वह समाज सुधारक के रूप में मनुष्य को बाह्य आडंबरों से दूर रह करके जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। इस संदर्भ में कवि लिखते हैं। उसके बाद में आपका तीसरा बिंदु चालू होगा। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी इस विषय में। जैसे जब श्री राम सरयू नदी के किनारे जाते हैं और नदी को पार करना चाहते हैं, परंतु केवट जो है उनको पार नहीं पाने देना चाहता है, क्योंकि उसने सुना है कि श्री राम के चरणों की धूलि का ऐसा महात्म्य है कि पत्थर भी स्त्री के रूप में बदल जाती है। तो वो सोचता है कि मेरी तो ये कोमल पानी में निरंतर रहने से
एकदम नम लकड़ी वाली नाव है, यदि कृष्ण की रसधूलि इसको लगी तो अगर ये भी किसी और रूप में परिवर्तित हो गई तो फिर मैं अपनी आजीविका कैसे चलाऊंगा। तो भगवान सच्ची बताओ विचारी है क्या। यदि इस काव्यांश का आपको संदर्भ लिखना हो तो आप लिखेंगे कि जब श्री राम नदी पार करने के लिए सरयू किनारे गए तो वहाँ केवट प्रसंग से ये काव्यांश लिया गया है। तो समझ आ गया होगा। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, वह स्थल जहाँ से काव्यांश लिया गया है और जिस संदर्भ में लिया गया है, क्या बताने के लिए लिया गया है, इसका सिर्फ 2 या 3 पंक्ति में आपको जिक्र करना है। उसके बाद में हम आते हैं व्याख्या खंड के तीसरे और महत्वपूर्ण बिंदु पे, जिसमें हमको उस काव्यांश की व्याख्या करनी होती है। व्याख्या 2 अर्थों में की जाएगी, 2 पार्ट में की जाएगी। सरल अर्थ यानी काव्यांश का अमिधार्थ जो भी समझ आ रहा है आपको वो लिखेंगे, और उसके बाद में सार अर्थ या भावार्थ या मूलार्थ यहाँ लगा करके सरलार्थ का हेडिंग लगाइए, उसके बाद में सरल अर्थ लिख दीजिए, और उसके पश्चात उसका जो मूल भाव आपको समझ आ रहा है कि इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं, मनुष्य को बाह्य आडंबरों से दूर रहने की शिक्षा देना चाहते हैं, ये इसका मूल अर्थ सार अर्थ होगा। तो उसमें आपको ये लिखना है। इसके पश्चात एक चौथा बिंदु, अब महत्वपूर्ण बिंदु आता है, विशेष शीर्षक से हम लिखते हैं उसको, जिसमें हमको क्या लिखना होता है, भाषा, छंद, अलंकार और काव्य गुण आदि का परिचय देना होता है कि इस जो है प्रश्नानुसार लिए गए काव्यांश की भाषा कैसी है, ब्रज भाषा है, खड़ी बोली हिंदी है, मिश्रित भाषा है, सदुक्कड़ी भाषा है, प्रस्तुत पद या काव्यांश में किस छंद का प्रयोग हुआ है उसका नाम लिखना होगा, और किन किन अलंकारों का किन किन पंक्तियों में प्रयोग होता है ना, उसका जो है उल्लेख करना है, और काव्य गुण आदि की दृष्टि से आपको कौन से गुण और रस का वह काव्यांश लगता है इसका जिक्र आपको अवश्य करना होगा। एक अंतिम बिंदु चौथे विशेष के रूप में मैं चाहती हूँ कि उसको भी आप अगर लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग विषय हो जाता है, और परीक्षक को ऐसा लगता है कि आपने जो है अध्ययन पर विशेष जो है ध्यान दिया है। और ये मैं कहती हूँ समानांतर अध्ययन नाम का बिंदु अवश्य बनाना चाहिए अंत में, जिसमें आप क्या करेंगे कि किस जो प्रश्न के रूप में लिए गए काव्यांश के समान भाव वाला अन्य कवि द्वारा लिखा गया कोई वैसा ही काव्यांश आपको यदि याद आता है, जैसे बाह्य आडंबर का हम जिक्र कर रहे हैं तो किसी अन्य कवि ने भी बाह्य आडंबर को लेकर के अगर कोई इससे भाव से मिलते जुलते भाव वाला दोहा, पद, सवैया कुछ लिखा हो और आपको याद है तो इसमें जिक्र करना ना भूलें कि इस काव्यांश के समानांतर कवि फलाने ने या अन्य कवि ने भी ऐसी पंक्तियाँ लिखी हैं। तो मेरी समझ में इसके पश्चात ही व्याख्या खंड पूर्ण होता है। तो आपके समझ में आया होगा कि जब हम व्याख्या खंड काव्यांश के रूप में करते हैं तो उनको कम से कम 4 बिंदुओं में बांटें। पहला प्रसंग, जिसमें पुस्तक, कवि और कविता का नाम लिखेंगे। दूसरा संदर्भ, जिसमें वह स्थल जहाँ से काव्यांश लिया गया है और किस संदर्भ में उसमें बताया गया है उसका जिक्र करेंगे। व्याख्या के रूप में सरल अर्थ और मुख्य अर्थ के 2 उपबिंदु बना के सरल अर्थ लिखेंगे और मूल अर्थ लिखेंगे। तत्पश्चात चौथे में विशेष के अंतर्गत भाषा, छंद, अलंकार, रस, काव्य गुण आदि का जो भी विवरण आप देना चाहते हैं वह देंगे, और समानांतर अध्ययन के अंतर्गत अन्य कवि द्वारा इस जो है प्रश्नांकित काव्यांश से मिलती जुलती कविताएं, यदि आपको कविता की पंक्ति याद आती हैं तो उसका जिक्र करके प्रश्न को पूर्णता देंगे। तो ये था आज का अति महत्वपूर्ण व्याख्या खंड का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। समझ ना आने की स्थिति में मुझसे बार बार पूछा जा सकता है, मुझसे संपर्क भी किया जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। मैं आपको एक व्याख्या खंड करके भी दिखाऊंगी। इसके पश्चात के लेक्चर में एक व्याख्या खंड देने की कोशिश करूंगी और उसका लाइव टेलीकास्ट भी करूंगी, और वीडियो के माध्यम से आपको उसको समझाने और करने की कला सिखाने का
एक छोटा सा प्रयास अवश्य करूँगी। अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।